नमस्कार साथियों, आज हम ये एडिटोरिया पुस्तक का तीसरा भाग लेकर उपस्थित हुआ हूँ और यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं जो विस्तारू रूप में जो इम्पोर्टेंट खबरें हैं उनको लेकर शुरू करता हूँ। सबसे पहले खबर आ रही है वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के, जो कि 2024 में संशोधन लाया गया। यह विधेयक 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। ये आपको डेट याद रखनी है, 8 अगस्त, क्योंकि आजकल बहुत चर्चा में है ये। और यह अधिनियम भारत में वक्फ संपत्ति को बताता है, उसको नियंत्रित करता है। मूल रूप से इसकी परिभाषा जो वक्फ संपत्तियाँ वो क्या है, देखो, इस्लामिक मान्यता में धर्म के आधार पर दान की गई चल व अचल संपत्ति वक्फ कहलाती है। आपको ध्यान रखना है। वक्फ में यह विधेयक वर्तमान में अधिनियम, इससे जो पहले इसका पुराना नाम भी था, जिसका पुराना नाम था संयुक्त वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995। इसका जो नया नाम है, ये पुराना नाम था इसका वक्फ विधेयक, ठीक है। अब इसका नाम बदल गया संयुक्त वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम 1995, ठीक है। और ये विधेयक में कहा गया है कि कम से कम 5 साल तक इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति ही वक्फ की घोषणा कर सकता है, ठीक है। वक्फ विधेयक में कहा है कि वक्फ रूप में जो पहचानेगी कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं रह जाएगी। अब ये इसके बारे में नई जानकारी है। अब आगे चलते हैं। जिला कलेक्टर इसका निर्धारण करेंगे कि कौन सी संपत्ति वक्फ हो रहेगी या कौन सी संपत्ति नहीं रहेगी। चलिए आगे। वक्फ ये उस प्रावधान को यह विधेयक उस प्रावधान को हटा देता है जो वक्फ बोर्ड के को यह जांचने और निर्धारित करने का अधिकार देता है कि संपत्ति वक्फ है या नहीं। इसमें भी ये संशोधन करता है। पहले वक्फ सर्वेक्षण के लिए सर्वेक्षण आयुक्त और उसके अतिरिक्त आयुक्तों की प्रावधान का नियुक्ति का प्रावधान था, लेकिन अब यह है विधेयक कलेक्टर यानी ये डीएम जो होते हैं उनको सर्वेक्षण करने का अधिकार देता है। चलिए, और जो इसके लिए केंद्रीय वक्फ परिषद होगी, इसमें 2 सदस्य गैर इस्लामिक होंगे और अधिनियम के अनुसार परिषद में नियुक्त सांसद और पूर्व न्यायाधीश और प्रतिष्ठित व्यक्ति जो मुस्लिम होना जरूरी नहीं है, इन सभी को, और साथ में मुस्लिम सदस्यों की महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा इसकी जो है परिषद में। चलिए आगे आप देख लीजिएगा। यह विधेयक सरकार को निम्नलिखित संबंधों में नियम बनाने का अधिकार देता है। किन किन विषयों में अधिकार देता है? नंबर 1, पंजीकरण करने के संबंध में और वक्फ के खातों का प्रकाशन करने और वक्फ बोर्ड की कार्यवाही के प्रकाशन करने के संबंध में यह ताकत देता है। यह विधेयक केंद्र सरकार का कैग या किसी नामित अधिकारी से वक्फ के खातों की ऑडिट करने का अधिकार भी देता है। चलिए, इस प्रकार हमने देखा वक्फ विधेयक आ गया है और इसके विषय में मुख्य रूप से ये सेना, रेलवे, देखो वक्फ के बारे में जान लें। इसके बाद जो भूस्वामी है, स्वामित्व है, यह तीसरा सबसे बड़ा भूस्वामित्व वक्फ के पास में है, क्योंकि सबसे नंबर 1 पे तो चलता है सशस्त्र बल, दूसरे नंबर पर भारतीय रेलवे और तीसरे नंबर पे जो है सबसे ज़्यादा वक्फ बोर्ड है। विधेयक की समीक्षा के लिए जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में एक संयुक्त संसदीय समिति JPC का गठन किया गया था और उसके बाद ही ये निर्णय लिया गया है। चलिए अब आगे चलते हैं। नई खबर, IPC, CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सुधार कर दिया गया है, क्योंकि गृह मंत्रालय 2020 में आपराधिक कानूनों की 3 संहिताओं की समीक्षा के लिए एक विधि विश्वविद्यालय LNU और दिल्ली के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रणवीर सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, जो कि भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू करने की संस्तुति दी थी। यह क्रमशः भारतीय दंड संहिता IPC, CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेंगी। 1973, 1860, IPC 1860 में आया था, CRPC 73 में और साक्ष्य अधिनियम 1874 में आया था। आपको मैं याद दिला दूं, जो IPC लाया गया था वो सन 1834 में से तैयार किया गया था और उस समय वो अध्यक्ष हुआ करते थे लॉर्ड मैकाले। चलिए, भारतीय दंड संहिता ये आ भी गया। लॉर्ड थॉमस बेविंगटन मैकाले ने 1834 में से तैयार किया था और इसे 1860 में लागू किया गया था IPC को, यानी भारतीय न्याय संहिता, जिसका अभी नया नाम है, आपको याद रखना है BNS। चलिए, IPC में जो 1860 में जब बना था तो इसमें 23 अध्याय थे और 511 धाराएं थी। हम अभी तक यही पढ़ते रहे और UPSI की परीक्षा के लिए ये तो खा जाओ चबा डालो यही था सब कुछ इम्पोर्टेंट। और अब इसका नया नाम होगा BNS 2023, जिसमें 20 अध्याय होंगे और 358 धाराएं समायोजित की गई हैं। ये नया है, 20 अध्याय 358 धाराएं, पहले थी 23 अध्याय और 511 धाराएं थी। अब नई धारा में कुछ प्रावधान किया गया, जैसे पहले 300 नंबर की धारा थी IPC 300, अब उसको BNS 101 कर दिया गया। हत्या के लिए जो थी पहले, हत्या की सजा जब 302 में सजा थी, अब वो कर दी 103 में सजा। हत्या के लिए आजीवन कारावास पहले था 303 में, अब है 104 में, ठीक है। आप नए नए कुछ प्रवर्तन देख सकते हैं इसमें। बलात्कार के लिए 375 की जगह 63 हो गया, बलात्कार की सजा के लिए 376 के लिए 64 हो गया, दहेज हत्या के लिए 304B के स्थान पर 80 हो गया,
मानव तस्करी के लिए 370 के स्थान पर 143 और चोरी के लिए 379 था पहले, अब उसके स्थान पर हो गया है 303(2) या 303(b). ठीक है, और भी नए प्रावधान जोड़े गए हैं, आप एक बार इनको देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं हम। BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये जो है CRPC की जगह आई है, इसको मैं जानकारी दे रहा हूँ। BNSS 531 धाराएँ और इसमें जो है 39 अध्याय कर दिए गए, जबकि पहले जब बना था तो 484 धाराएँ थी और 37 अध्याय थे, यानी अध्याय बढ़ा दिए गए हैं और धाराएं बढ़ा दी गई हैं। इस बार 531 कर दी हैं 484 की जगह। आपसे कुल ये पूछा जाता कितनी बढ़ी है, तो 47 बढ़ाई गई हैं, ध्यान रखना, और 2 अध्याय बढ़ा दिए गए हैं। अब इनमें नए नए प्रावधान क्या हो गए हैं। 86 धारा में संपत्ति की पहचान और कुर्की है। 105 में ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तलाशी और जब्ती भी कर सकते हैं। संपत्ति कुर्की जब्ती वापसी के संबंध 107 है। 336 में कुछ मामलों में लोक सेवकों और पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य वगैरह हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा। मृत्युदंड की गवाही के लिए 398 है। BNSS की कुछ विशेषताएं हैं कि अब FIR किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है। ये नया मामला है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना, किसी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर सकते हैं, चाहे अपराध किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हुआ हो, और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दर्ज कर सकते हैं। प्रारंभिक जांच 14 दिन में पूरी कर देनी चाहिए, जरूरी है। बयानों की रिकॉर्डिंग की जा सकती है। बलात्कार पीड़िता के लिए अगर चाहें तो उसके घर पर दर्ज बयान कर सकते हैं जाकर के, और मोबाइल फ़ोन या ऑडियो वीडियो के माध्यम से भी बयान दर्ज किए जा सकते हैं। पीड़िता का बयान दर्ज करने के लिए महिला पुलिसकर्मी जरूरी होती है। ये सब पुराने नियम थे और इसमें कुछ संशोधन भी किए गए हैं। 10 वर्ष से अधिक सजा के लिए गवाह न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने ही बयान दर्ज किए जाएंगे, और 3 वर्ष से कम सजा के प्रावधानों के वाले अपराधों के लिए DSP की अनुमति पर वृद्ध या बिना आसक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। ठीक है, और भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं, आप एक बार देख लीजिए। पुलिस रिमांड के विषय में है। हम आगे देखते हैं, साक्ष्य अधिनियम के विषय में पढ़ते हैं। साक्ष्य अधिनियम आया है 2023 में। ये नए अधिनियम, इस नए अधिनियम में 170 धाराएं, जबकि पहले 166 थी, तो 4 धाराएं बढ़ा दी गई हैं। किसी भी न्यायालय में या उसके समक्ष सब न्यायिक कार्रवाई पर यह लागू होता है, जिसमें सैन्य न्यायालय भी शामिल कर लिए गए हैं। लेकिन किसी न्यायालय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हलफनामों का मध्यस्थ की समक्ष कार्रवाई पर यह लागू नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्डिंग के लिए नई धारा 61 जोड़ी गई है, और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की अनुमति भी देती है, और दस्तावेज साक्ष्य की बराबरी कानून की वैधता प्राप्त होती है। चलिए आगे देखते हैं, सब देख लीजिएगा। अब आता है हमारा 24वां SCO शिखर सम्मेलन। देखो साथियों, मैं ये चाह रहा हूँ कि अभी ये वाली जो पुस्तक है हमारी, ये पुस्तक हमारी पूरी हो जाए। ये जो पुस्तक है एडुटीरिया अगर पुस्तक पूरी हो जाएगी तो हम जल्दी दृष्टि आ जाएगी 1-2 दिन में। तो मैं सोच रहा हूँ कि 8-10 वीडियो जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करा के ई दृष्टि भी, यानी कि जो आई दृष्टि जो घटना चक्र लेके आता है, उसे हम पूरी करवा दें, जिससे कि आप कभी भी कहीं भी हों, और ये आप ऑडियो देखते हैं तो ऑडियो सुनते हैं तो ऑडियो माध्यम से भी आप ये चीज़ें सुन सकते हैं मेरे मुख से, और वीडियो विजुअलाइजेशन में भी आप देख सकते हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पर चर्चा कर रहा हूँ। SCO राष्ट्र अध्यक्ष परिषद की 24वीं बैठक हुई थी। 24वां शिखर सम्मेलन इसका हुआ 4 जुलाई को कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। ठीक है, पहली बात। नया सदस्य जोड़ा गया 10वें रूप में, हमारा बेलारूस। पहले SCO 5 हुआ करता था, अब ये 10 हो गए हैं। ठीक है, धीमे धीमे बढ़ गए, बता देंगे। 24वें शिखर सम्मेलन अस्ताना में हुआ है, और इसमें मुख्य पॉइंट जो ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, वित्त और सूचना के संबंध में 25 समझौतों को मंजूरी दी गई है। अलगाववाद, आतंकवाद, उग्रवाद को मुकाबला करने के लिए सहयोग कार्यक्रम, मादक पदार्थों की रणनीति और SCO विकास की रणनीति और ऊर्जा सहयोग के लिए रणनीति बनाई गई। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको अंडरलाइन जरूर कर लेंगे। चीन का किंगदाओ शहर, आपको पता ही होगा, चीन का किंगदाओ SCO की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया इस बार। इससे पहले वाला जो SCO हुआ था वो भारत में हुआ था, और उसमें वाराणसी को भारत की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया था। इस बार किया गया किंगदाओ। सबसे पहले देखो, मैं बता ही रहा था, ये SCO संघाई 5 के नाम से बना था। इसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान देश थे। फिर एक में इसमें शामिल हुआ था उज्बेकिस्तान का लिखा होगा, 6ठे देश के रूप में इसमें उज्बेकिस्तान शामिल हुआ। सचिवालय इसका बीजिंग बना दिया गया। और अब इसके बाद देखते हैं 17 में भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ शामिल हो जाते हैं 17 में। ठीक है, इसके बाद 23 में इसमें ईरान शामिल हुआ, और बिल्कुल अभी ताजी 10वां देश शामिल हुआ है अभी बेलारूस। चलिए, आप समझ गए होंगे, 10 देश हो गए हैं इसमें SCO में। अब आता है अगला रुद्रम मिसाइल। रुद्रम 1 मिसाइल है जो कि अभी लॉन्च की गई है। यह है पहली विदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल। रुद्रम का सफल परीक्षण किया गया है, जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया गया है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। यह एंटी रेडिएशन मिसाइल है, यह हवा से सतह में मार कर सकती है, और यह
इंटरनल नेविगेशन सिस्टम INS GPS द्वारा काम करेगी। आपको ध्यान रखना INS GPS है। और इसके अंतिम हमले के लिए एक निष्क्रिय होमिंग हेड की सुविधा भी है इसमें, ठीक है। और विकिरण उत्सर्जन करने वाले लक्ष्यों पर सटीकता से प्रहार कर पाएगी। 500 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक इसकी प्रक्षेपित क्षमता है, ठीक है। तो इसका नाम हो गया रुद्रम 1 मिसाइल। आगे आते हैं समान नागरिक संहिता यानी UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये क्या कहता है? प्रधानमंत्री ने 78वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भाषण में कहा था कि सर्वोच्च न्यायालय की समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर बार बार विचार किया गया है और हमारे देश के को धर्म के आधार पर विभाजित करने वाले, भेदभाव को बढ़ावा देने वाले कानूनों के का आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं। इसलिए मैं जोर देकर कहता हूँ कि देश के धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की मांग करने का समय अब आ गया है। तो उन्होंने घोषणा की लाल किले की प्राचीर से और आगे इसको तुरंत लागू कर दिया गया UCC को। तो ये इसका अर्थ होता है भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता या समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी जाति के हो ना हो, सबको एक जैसे कानून होने चाहिए। नागरिक संहिता के अंतर्गत विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने, उत्तराधिकार आदि संबंधी धार्मिक मामलों पर भी ये लागू होती है। ये नीति निर्देश तत्व के अनुच्छेद 44 में इसके रखा गया है। गोवा आज़ादी से पहले 1867 में गोवा जो है पुर्तगाली नागरिक संहिता के रूप में पहले स्वीकार किया गया था ऐसे, और ये ऐसा करने वाला वो पहला राज्य था। लेकिन आज़ादी के बाद अगर हम देखेंगे तो उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने 1952 में है ना, 1952 में एक बार देखते हैं, ये रहा उत्तराखंड ने 1952 में सबसे पहले UCC को लागू किया था और ये समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता को मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई के नेतृत्व में 5 सदस्यीय समिति गठित की गई थी। उसने निर्णय सुनाया और ये पूर्व मामलों जैसे कि साहबानो 1985, सायरा बानो 2017 सुप्रीम कोर्ट के नागरिक संहिता का समर्थन करने के लिए आए थे। और BN राव समिति एक संहिताबद्ध हिंदू कानून की सिफारिश करने वाले व्यक्ति बने BN राव। उन्होंने एक समिति बनाई BN राव समिति। भारत में धर्म आधारित कुछ कानून पुराने चले आ रहे हैं, जैसे कि हिंदू के संबंध में हिंदू विवाह अधिनियम 1955, उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है ना, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण 56 और हिंदू शब्द में सिख, बौद्ध और जैन सभी शामिल है। ये आपको ध्यान रखना है। मुस्लिम के लिए है हमारे शरीयत कानून 1937, पारसी विवाह तलाक अधिनियम 1936 और ईसाई व्यक्तिगत विवाह अधिनियम 1872। चलिए अब नई सूचना आती है वन नेशन वन इलेक्शन यानी ONOE, ठीक है। लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने कहा कि मैं राजनीतिक दलों और देश के संविधान को समझाने वालों को से आग्रह करता हूं कि वे समझने वालों को से आग्रह करता हूं कि वे भारत की प्रगति के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव के सपने को साकार करने के लिए आगे आएँ। बार बार चुनाव देश में गतिरोध पैदा करते हैं। आज हर योजना पहल ऐसा लगता है कि चुनाव चक्र के प्रभाव से हर गति राजनीतिक विचार में रंगी हुई है। हाँ सही बात है, हर समय इलेक्शन में ही लगे रहते हैं। तो एक रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई थी। रामनाथ कोविंद जी हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं और उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी और उन्होंने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा के चुनावों के लिए एक साथ चुनाव कराए जाने चाहिए और स्थानीय निकाय 100 दिन के भीतर करा देनी चाहिए। यह है अनुच्छेद 324A के तहत आएगा। संसद में बहुमत न होने पर अविश्वास प्रस्ताव आने की स्थिति में कोई नई लोकसभा के गठन के लिए नए चुनाव करा सकते हैं, लेकिन पिछली जो लोकसभा बचे हुए कार्यकाल तक समय पर बनी रहेगी। ऐसा ही है, पहले उन्होंने इस निर्णय में सिफारिश दी। अब आगे जब राज्य विधानसभाओं के लिए नए चुनाव होते हैं तो नवनिर्वाचित विधानसभा लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के अंत तक अस्तित्व में रहेगी जब तक कि पहले उसे भंग न कर दिया जाए। बिल्कुल सही बात है। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 जो कि संसद, सदन और राज्य विधानसभा के कार्यकाल के संबंध में इन पर संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी। चुनाव आयोग राज्य प्राधिकारियों के परामर्श के समान मतदाता सूची और मतदान पहचान पत्र तैयार कर सकते हैं और संविधान संशोधन को कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुसमर्थन पारित करने के बाद ये जरूरी होगा, आवश्यक होगा। अब इसमें जैसे ONOE अगर लागू हो जाएगा तो कौन कौन से अनुच्छेद आपको दिख रहे होंगे, कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि इनमें संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी। तो आप एक बार इसको नोटिफाई कर लीजिएगा। आर्टिकल 83, आर्टिकल 85, 172, 176 और 356 में और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में भी इसके कई संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। अब ये एक बात देख लेना कि जो समेसी जी हमारे कोविंद जी की, इसमें कौन कौन शामिल थे। तो सुभाष कश्यप जी शामिल थे, अधिवक्ता हरीश कुमार साल्वे जी, अमित शाह जी, गुलाम नबी आज़ाद जी, NK सिंह, संजय कोठारी, अधीर रंजन चौधरी, ये सब लोग शामिल हुए। लेकिन अधीर रंजन चौधरी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बाद में शामिल होने से मना कर दिया था।
अब सार्वजनिक परीक्षा के संबंध में एक नया नियम बना है, जो 21 जून को लागू हुआ है। आपको पता ही होगा परीक्षाओं में बड़ी धांधलीबाजी होती है और उसमें काफ़ी लीक का मामला सामने आता रहता है, इसीलिए उसमें सुधार के लिए सरकार ने भी एक नया सार्वजनिक परीक्षा कानून विधेयक लागू कर दिया है, कानून लागू कर दिया, जिसमें अगर परीक्षा के दौरान कदाचार, संगठित धोखाधड़ी के लिए 5 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपये का तक का जुर्माना होगा। केंद्र सरकार ने 21 जून को लागू कर दिया। इसमें न्यूनतम 3 साल की जेल होगी, अवधि की प्रावधान इसे बढ़ाकर 5 साल तक किया भी जा सकता है, और शामिल व्यक्ति के लिए 10 लाख रुपए तक का जुर्माना, अगर वो कोई न्यूनतम व्यक्ति, वैसे व्यक्ति है साधारण। अगर परीक्षा में अधिकारी सेवा में जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर ऐसा करवाता है तो कम से कम उसे 5 से 10 साल की सज़ा होगी और 1 करोड़ का उसे जुर्माना देना पड़ेगा, और नौकरी से तो जाएगा ही और जेल जाएगा 10 साल के लिए, ठीक है। तो अभी ऐसा नहीं करवाना। और ये कहाँ कहाँ लागू हो गई है? यूपीएससी में, एसएससी में, आरआरबी में, आईबीपीएस में और एनटीए जैसी परीक्षाओं में इसको लागू कर दिया गया। ये तो बहुत बड़ा योगी सरकार की तारीफ वाली बात है। इसको तो एकदम खा जाओ, चबा जाओ, ये जरूर कहेंगे, इसको बताएंगे कि हमने ऐसा कर दिया है, ठीक है। अब अगली परियोजना आती है हाइड्रोन परियोजना। साथियों ध्यान रखना, आज मैं अप्रोक्सीमेटली 50 खबरें कराने जा रहा हूँ। अगर ध्यानपूर्वक आपने इसमें साथ दिया तो अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे के अंदर हम 50 खबरों की ऐसी जानकारी पढ़ लेंगे जो बेहतरीन होंगी एकदम, ठीक है। और ये हर पेपर में आएंगी, दावे के साथ कह रहा हूँ। बस एक बार आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं, पुराने हैं, तो भाई कम से कम मेरी इतनी मदद करो, हमें मोटिवेशन दिलाने के लिए 2 साथियों को ये वीडियो, अपने साथियों को साझा करो, ताकि वो देखें, उनको लाभ पहुँचे और मुझे भी आगे करने के लिए, ऐसा कुछ करने के लिए प्रेरणा मिले। मैं बहुत जल्द ये पूरी बुक खत्म करा दूँगा, आप धैर्य रखिए। फिर ई दृष्टि भी कराएंगे, अगर आपको ऐसा लगता है ई दृष्टि करानी चाहिए तो मैं कराऊँगा। हाँ ध्यान रखना, आज शाम को ही, यानी मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, 7 तारीख है, तो 7 तारीख की आज शाम को एक हम 50 क्वेश्चन की एक नई वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन आंसर होंगे, यानी प्रैक्टिस सेट टाइप होगा, है ना। तो 50 क्वेश्चन का होगा, 50-50 के, और वो आज सबसे पहले बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहला क्या हुआ है, देश में पहला क्या हुआ है, या विश्व में कोई पहली घटना हुई है। आपको पता ही है कि सबसे पहले जो चीज़ होती है उसको जरूर पूछता है एग्जामिनर, इसलिए मैंने वो छांट करके निकाले हैं। 150 क्वेश्चन 3 वीडियो में पूरा कर दूंगा, आज कल परसों में, तो कृपया करके उन्हें ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाइड्रोन परियोजना लेके आए हैं, और अंतरिक्ष यूरोपीय एजेंसी ना, ये यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसने अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट के लिए अपना स्वयं का उपग्रह नेटवर्क विकसित करने के लिए हाइड्रोन परियोजना की शुरुआत की है। हाइड्रोन का पूरा नाम है हाई थ्रू आउटपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डिमॉन्स्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने इसका ऐसा किया है। आपको ध्यान रखना, उच्च थ्रूपुट, इसको थ्रूपुट ऑप्टिकल कहते हैं, थ्रूपुट, ठीक है, थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क के विषय में है। अब एक बात देख लीजिएगा, आगे जाते हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आकाश में फाइबर, हाइड्रोन का शब्द करता है आकाश में फाइबर और क्लाउड से परे इंटरनेट सेवाएं, ठीक है। आगे चलते हैं। विश्व वन्य जीव आधारित एक रिपोर्ट आ गई, जिसमें कि बहुत सारे जीवों के ऊपर रिपोर्ट आई है वन्य जीवों के मामले में, तो ये डाउन टू अर्थ से लिया गया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के वियना में संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स एवं अपराध कार्यालय, यानी कि UNODC द्वारा विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। और ये आपको ध्यान रखना है, 2015 से लेकर 2021 के दौरान वैश्विक अवैध वन्य जीव अपराध व्यापार से गेंडा और देवदार सर्वाधिक प्रभावित हुए पशु और वनस्पति, यानी कि सबसे ज़्यादा जिनका व्यापार हुआ है वो गेंडा तो जीव है, और देवदार सबसे ज़्यादा वनस्पति है, जिसका कि सबसे ज़्यादा अवैध रूप से व्यापार रखना, गेंडा और देवदार। अब 2015 से 21 के दौरान 162 देशों और क्षेत्रों में अवैध व्यापार का दस्तावेजीकरण करता है ये रिपोर्ट, और जिसमें से लगभग 4000 पौधे और जानवरों की प्रजातियों पर प्रभावित किया गया है। 3250 CITES सिटीज प्रशिक्षित सूची में डाले गए हैं, ठीक है। तो इनके किस अंग का व्यापार होता है आपको देखते हैं। गेंडे के सींग 29% और पेंगोलिन के सल्क 28% और हाथी दांत 15% पशुओं में, और पादपों में देवदार 47% और शीशम 35% और अगरवुड 13% इनका व्यापार होता है। तो देखिए बहुत बड़े पैमाने पर व्यापार होता जा रहा है। इसकी वजह से वन्यजीव और वनस्पति लुप्तप्राय प्रजातियों में शामिल करते जा रहे हैं। ऐसा करने वाला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन का नाम है सिटीज, ठीक है। दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल मिल गया है, आपको जरा एक बार ये खबर देखनी चाहिए। हाल ही में शोधकर्ताओं ने युकाटान प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट पर मैक्सिको के चेतुमल खाड़ी में विश्व के सबसे गहरे ब्लू होल की खोज कर डाली है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है, जिसे तामजा ब्लू होल के नाम से जानते हैं। एक बार देख लेंगे, जिसे तामजा ब्लू होल। तो तामजा ब्लू होल कहाँ है? मैक्सिको की चेतुमल खाड़ी में सबसे गहरा ब्लू होल मिल गया है, जिसकी
कम से कम 1300 फीट यानी 420 मीटर ये ब्लू समतल से ये नीचे है, और चीन सागर में ड्रैगन होल से भी ये गहरा है, और 13,660 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ विशाल पानी के नीचे की गुफा का नाम तामजा रखा गया है। इसका अर्थ माया भाषा में होता है गहरा पानी। ठीक है, ब्लू होल मिल गया है आपको ध्यान रखना, नया तामजा ब्लू होल मैक्सिको की खाड़ी में। अब आते हैं प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट आ गई 2024 की। इसमें भारत का स्कोर पिछले वर्षों की तुलना में और गिर गया है, जिसमें 36 अंक मिले थे, अब 31 अंक ही मिले हैं और नीचे पहुंच गए हम लोग, जिसमें भारत की स्थिति 2023 में 161 पे थी, अब 159 स्थिति में हो गई है। ठीक है, अब रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर ने ये रिपोर्ट छापी थी, 180 देशों की रैंकिंग में हम लोग गिरते ही जा रहे हैं, स्थिति बड़ी ख़राब है, लगातार रैंकिंग में गिरावट होती जा रही है। यह विश्व स्तर पर प्रेस स्वतंत्रता में समग्र गिरावट और पत्रकार स्वतंत्र मीडिया आउटलेट जो हमारे पड़ोसी देश हैं ना, उनकी स्थिति देखते हैं एक बार। तो हमारे पड़ोसी देश में देखो, भारत के पड़ोसी देश हैं जैसे तुर्की, पाकिस्तान, श्रीलंका। तुर्की 158 में, पाकिस्तान 152 में और श्रीलंका 150वें स्थान पर है। ठीक है ना, और इसमें जो मुख्य संकेतक होते हैं सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक राजनीतिक कानूनी सुरक्षा के विषय में आकलन करने के बाद ही रिपोर्ट तैयार की जाती है। एक और रिपोर्ट आ गई जनसंख्या संभावना रिपोर्ट। जनसंख्या संभावना रिपोर्ट हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक मामलों के विभाग की जनसंख्या संभावना रिपोर्ट जारी करने की एक सूचना मिल रही है हमको, देखिए एक बार। और इसमें 11 जुलाई को जारी विश्व जनसंख्या रिपोर्ट की संभावना 2024 में कहा गया है कि आने वाले 50-60 वर्षों में विश्व की जनसंख्या में वृद्धि जारी रहेगी और भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। और 2080 के दशक के मध्य में वैश्विक जनसंख्या करीब 10 बिलियन पहुंच जाएगी, जो कि उच्च शिखर पर होगी, अभी 8.2 बिलियन है। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है। जन्म की प्रत्याशा 2024 में 73.3 पहुँच गई है। अनुमान है कि 2024 में भारत की जनसंख्या 1.45 अरब यानी कि 145 करोड़ जनसंख्या होने की संभावना अभी हो चुकी है लगभग, और 2060 आते आते भारत की जनसंख्या 170 करोड़ हो जाएगी। इसके बाद फिर 12% की कमी आ जाएगी, ऐसा कुछ आइडिया लगाया जा रहा है। पर मैं तो यही चाहता हूँ कि जनसंख्या नीति कुछ आनी चाहिए। जनसंख्या एक तरह से इसका उपयोग ना होने के कारण यह एक बहुत बड़ा जनसंख्या विस्फोट या कह सकते हैं आप कि बहुत इसके दूरगामी काफ़ी प्रभाव निकलेंगे, जैसे कि जीवन प्रत्याशा या रहने की, या आपको भूमि, कृषि, व्यापार, रोजगार, इन सभी में समस्या आ जाएगी। शिक्षा, सुरक्षा व्यवस्थाओं में बहुत सारी समस्या पैदा करने का ये एक मुख्य बिंदु है, जनसंख्या तेज़ी के साथ बढ़ना, जनसंख्या विस्फोट होना। चलिए आगे चलते हैं। हमें हाल ही में अनुच्छेद 244A आदिवासी बहुल दीफू लोकसभा क्षेत्र में सभी दलों के उम्मीदवारों ने एक स्वायत्त राज्य के भीतर राज्य बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 244A को लागू करने का वादा किया है। असम के आदिवासी बहुल्य दीफू लोकसभा क्षेत्र में है ना, राज्य के भीतर राज्य बनने का आश्वासन कर दिया है। अनुच्छेद 244A को 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 द्वारा शामिल किया गया था। संसद को असम राज्य के भीतर छठी अनुसूची में निर्दिष्ट सभी या कुछ आदिवासी क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक स्वायत्त राज्य स्थापित करने का कानून बनाने की अनुमति देता है ये। चलिए, तो 244A में छठी अनुसूची और 244 में कुछ अंतर भी है, एक बार देख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। तो दूसरी ओर ये जो है UPSC लेवल के क्वेश्चनों में शामिल किया जाना चाहिए, आप एक बार देख लीजिएगा। हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स लागू किया गया है अभी हाल ही में। ठीक है, हम हारून ग्लोबल इंडेक्स के बारे में जानते हैं, जो कि 2024 में जारी किया गया। इसके अनुसार स्टार्टअप इकोसिस्टम धीमा हुआ है और 2017 के बाद पहली बार भारत में यूनिकॉर्न की संख्या में गिरावट हुई है। देखो, यूनिकॉर्न जो कि 2023 में 67 थे, इस बार 2022 में 68 थे, 23 में 67 रह गए हैं, यानी एक कम हो गया यूनिकॉर्न। अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरा ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न है। 703 यूनिकॉर्न के साथ अमेरिका नंबर 1 पर चल रहा है, 703 यूनिकॉर्न है अमेरिका पे, और चीन पे 340 है, और भारत पे 67 रह गए, 68 की जगह पे है ना। बेंगलुरु में अकेले में 32 यूनिकॉर्न हैं। यूनिकॉर्न वे स्टार्टअप होते हैं जिनका मूल्य कम से कम $1 अरब है, जो अभी तक किसी सार्वजनिक एक्सचेंज में सूचीबद्ध ना हो, उन्हें यूनिकॉर्न की संज्ञा दी गई है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के विषय में हम देख लेते हैं एक बार। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत वाला देश है, तीसरा। ठीक है, पहले तो याद रखना है। और स्थापित क्षमता में विश्व में चौथे स्थान पे हैं हम। पवन ऊर्जा क्षमता में हम चौथे स्थान पे हैं, और सौर ऊर्जा में 5वें स्थान पे हैं। आपको याद रखना है, ये 2023 की रिपोर्ट के अनुसार है। गैर जीवाश्म क्षमता में पिछले 8.5 वर्षों में हमने 396% की वृद्धि की है। हाइड्रो और परमाणु में 190.97 गीगावाट से अधिक ऊर्जा हमारी क्षमता है, जो कि कुल क्षमता का 44% ही है।
स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 9 वर्षों में 30 गुनी बढ़ गई है। सौर ऊर्जा क्षमता बहुत तेज़ी से हम सौर ऊर्जा में सरकार ने काम भी किया है, 30 गुनी बढ़ गई है, जो कि 2024 तक 75.57 गीगावाट है। पवन ऊर्जा हमारी 45.15 गीगावाट है। बायोमास से हम देख रहे हैं 10.2 गीगावाट, और जल विद्युत से 4.99 गीगावाट, और बड़े हाइड्रो से 46.92 गीगावाट, और अपशिष्ट से हम 0.1 गीगावाट ऊर्जा बना रहे हैं। हमारा लक्ष्य है 2023 तक 500 गीगावाट ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता को विकसित करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, और 2023 तक देश की अर्थव्यवस्था कार्बन तीव्रता में 45% से कम करने का लक्ष्य रखा गया है, और 2023 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने और 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य हमने रखा है। चलिए, और 2030 तक हम कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन तक कम करेंगे। आता है ऑपरेशन स्टेशन शिव शक्ति। आपको पता ही होगा चंद्रमा हमारी जो हमने मिशन भेजा था चंद्रयान 3, जहाँ विक्रम लैंडर के लैंडिंग स्थल को शिव शक्ति नाम से जाना जाएगा, ऐसा आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और जो उतरा था उसके पॉइंट दे रखे हैं। क्रेटर जो मेंजेनिस सी और सिम्पेलियस एन के बीच में उतरा था, आपको ध्यान रखना। शिव षष्ठी पॉइंट 23 अगस्त को ये जहाज के थोड़ा लैंडर जो हमारा विक्रम लैंडर वहाँ पे लैंड किया था। शिव पुरुष और शक्ति स्त्री दोनों लोग पहलुओं को प्रदर्शित करने के लिए शिव शक्ति नाम रखा गया है। 26 अगस्त 2023 को भारतीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि जितने चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा था, वहाँ शिव शक्ति स्थान नाम दिया जाए। 23 अगस्त को उतरा था, ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री हिमालय से कन्याकुमारी तक भारत को जोड़ने के लिए नावों पर जोड़ दे रहे हैं। चंद्रयान 2 जहाँ चंद्रयान 2 गिर गया था, आपको पता ही हो कोरोना के दौरान, तो उसका नाम तिरंगा पॉइंट रखा गया है। APJ अब्दुल कलाम ने चंद्रयान 1 2008 में लैंडिंग के स्थान को जवाहर पॉइंट का सुझाव दिया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। गगनयान 3 के बारे में पढ़ते हैं। अभी हाल में भारत सरकार तेजी से तो अंतरिक्ष में गगनयान मिशन भेजने की तैयारी हो गई है। क्रू मेंबर तैयार कर लिए गए हैं। गगनयान के लिए 4 की घोषणा भी किया सकी, जिसमें कि प्रशांत बालाकृष्णन नायर, अंगद प्रताप सिंह, अजीत कृष्णन जी और शुभांशु शुक्ला जी, 4 लोगों को भेजा जाएगा। ये विंग कमांडर हैं दोनों, और ये लास्ट वाले दोनों ग्रुप कैप्टन्स के पद पर काम कर रहे हैं। गगन मिशन में मानवयुक्त और मानव रहित दोनों मिशन शामिल किए जाने हैं। गगन कार्यक्रम की अल्पावधि में निम्न पृथ्वी लियो, यानी कि ये आपका LEO निम्न पृथ्वी कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट में मानव अंतरिक्ष उड़ान के प्रदर्शन की परिकल्पना की गई है। यह लंबे समय में एक निरंतर भारतीय मानव अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए नींव रखेगा, और इसकी जो कुल लागत है 9,023 करोड़ रुपए इसका जो है बजट है। परीक्षण उड़ान 2023-24 के अंत तक शुरू होने वाली है अभी जल्दी में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लाइट व्हीकल ये जो है मिशन 3 रॉकेट का उपयोग किया जाना है, ये सब जानकारी हो गई। नीतीश डिवाइस, देखो बिहार में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक नीतीश डिवाइस नाम की एक डिवाइस तैयार की है, जो कि 30 मिनट पहले ही विभिन्न प्रकार की आपदाओं के विषय में पहले ही हमें जानकारी दिलवा देगी। चलिए देखते हैं एक बार। नीतीश की फुल फॉर्म है नोबल इनोवेशन टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। ठीक है, तो इसका नाम नीतीश है, और ये IIT पटना ने बनाया है इसको, IIT पटना ने। और ये एक अलर्टिंग डिवाइस है, 30 मिनट पहले ही आपदा की सूचना हमें उपलब्ध करवा देगी। ठीक है, ये वज्रपात, बाढ़, अत्यधिक गर्मी, शीतलहर आदि आपदाओं के विषय में बताएगी। आगे चलते हैं। वार्षिक असमानता रिपोर्ट जारी की गई है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं बैठक हुई थी, और उसमें ये रिपोर्ट जारी की गई है। चलिए इस और आगे चलते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक देखते हैं, वैश्विक आबादी का सिर्फ 21% के बावजूद ग्लोबल नॉर्थ के अमीर देशों के पास 69% संपत्ति है। ठीक है, को देखने को पूरे विश्व में तेजी के साथ असमानता आ रही है। भारत में बहुआयामी गरीबी पर चर्चा। 15 जनवरी 2023 को नीति आयोग द्वारा 2005-6 से भारत में बहुआयामी गरीबी शीर्षक पर एक चर्चा पत्र जारी किया गया। सर्वेक्षण इसे कहा गया है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16, और सर्वेक्षण 5 नंबर का 19-21 के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसमें गरीबी की उल्लेख ने बताया गया कि गरीबी में 2013-14 से 29.17 से घटकर हमारी 22-23 के मामले में 11.2 यानी कि गरीबी घट गई है, जिसमें सरकार बता रही है कि 24.82 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आ गए हैं, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोग 5.9 रेखा से बाहर आए हैं, ऐसा सरकार करे। बिहार में 3.77 करोड़, और मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 30 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर चल रहा है, बिहार दूसरे स्थान पर, यूपी पहले स्थान पर चल रहा है। आगे देखते हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक ये आपको बता ही दिया गया पूरा, है ना। लोग बाहर आ रहे हैं निकल के।
कितने आ रहे हैं आप एक बार नोट कर लेना। बहुआयामी गरीबी जनसंख्या बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मेघालय आदि बहुआयामी गरीबी जनसंख्या का उच्चतम हिस्सा यही निवास करता है, जिसमें सबसे ज़्यादा बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में और मेघालय में। ठीक है, भाई में गरीबी के अनुपात में सबसे तेज़ी से कमी आई किसमें है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कमी आई और बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में। केरल की सबसे कम हिस्सेदारी है, क्योंकि वहाँ तो अलग ही स्थितियाँ हैं। चुनावी बॉन्ड के मामले में पढ़ते हैं। अभी हाल ही में राजनीतिक दलों को दान देने के लिए एक वित्तीय संसाधन जिसे 2017-18 के बजट में पेश भी किया गया था और यह जो है 2018 में लॉन्च कर दिया गया। तो ADR बनाम UOI मामले में 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने 19(1) के ए की निहित मतदाताओं की सूची के अधिकार का उल्लंघन करने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया। यानी कोई भी आपको पढ़ लीजिएगा, 19 में आपको दिखाइए कि किसी प्रकार का दान आप दे सकते हैं, 19 में लिखा हुआ है। तो उस मामले में चुनावी बॉन्ड की चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने लागू ना करने के लिए कहा है। चुनावी बॉन्ड के बारे में, चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों को गुमनाम दान का एक रूप है, जिसे वित्त विधेयक 2017 द्वारा पेश किया गया था। ये योजना 1,000 करोड़ रुपये तक के मूल्य वर्ग के चुनावी बॉन्ड खरीदने की अनुमति देती थी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अब इसको बनाया जा सकेगा 1,000, 10,000 और 1,00,000 आदि के गुणकों में भी मूल्य को जारी किया जा सकता है चुनावी बॉन्ड ने। और भारतीय स्टेट बैंक किसी भी शाखा से इन नोट चुनावी बॉन्ड को जारी करेगी। इस पर दाता का नाम नहीं लिखा जाता है, 15 दिनों की सावधि होती है। तो ये चीज़ें अभी चल रही हैं, देख लीजिएगा एक बार। चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों की अवधि के लिए लोकसभा के चुनाव के दौरान अतिरिक्त 30 दिनों के लिए खरीदने के लिए उपलब्ध थे। CMS एक बार देखते हैं क्या है। समरकंद उज्बेकिस्तान में वन्य जीवों की प्रजातियों के संरक्षण कन्वेंशन के हस्ताक्षर पर CMS 14वीं बैठक हुई थी ना। इसका स्लोगन था प्रकृति की कोई सीमा नहीं जानती, प्रकृति कोई सीमा नहीं जानती। CMS के बारे में जानते हैं। तो अभी हाल ही में प्रवासी प्रजातियों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए सरकार, वैज्ञानिक और विभिन्न हितधारकों का त्रैमासिक आयोजन होता है इसका। ठीक है, अब आगे देखते हैं। COP14 के परिणाम है कि पारिस्थितिकी संपर्क पर भागीदारी, वैश्विक भागीदारी की शुरुआत की गई। CMS परिशिष्टों में संशोधन किया गया, इसमें 14 अतिरिक्त प्रजातियां शामिल की गई, 6 नई प्रजातियों के लिए समन्वित कार्रवाई बढ़ाई गई है। चलिए आगे देखते हैं। इनसेट 3DS सैटेलाइट्स 17 फरवरी को इसरो और भारतीय मौसम विज्ञान है ना IMD के बीच संयुक्त एक अभ्यास हुआ, जिसमें GSLV F-14 का उपयोग करके लॉन्च किया गया। और GSLV का यह 16वां मिशन है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा पूरे तरह से वित्त पोषित तीसरी पीढ़ी के मौसम संबंधी उपग्रह का अनवरती मिशन है ये। ठीक है, तो इनसेट 3DS सैटेलाइट्स मिशन का इसका उद्देश्य था कि पृथ्वी की सतह से निगरानी करना, मौसम संबंधी विभिन्न महत्व के विभिन्न वर्णक्रमीय चैनलों में महासागरीय अवलोकन और उनके पर्यावरण का संचालन करना। आगे देखते हैं। जीनोन इंडिया प्रोजेक्ट, ठीक है, जीनोन GIP, जिसमें जैव प्रौद्योगिकी विभाग के 10,000 जीनोम अनुक्रमण परियोजना को पूरा करने की होने की घोषणा की गई। जीनोम अनुक्रमण एक प्रयोगशाला विधि है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट जीव के संपूर्ण आनुवंशिक मेकअप को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये अभी घोषित किया गया है। यह अनुक्रमण DNA और RNA के भीतर पाई जाने वाली आनुवंशिक जानकारी को पढ़ और व्याख्या कर सकता है। मानव जीनोम DNA से बने होते हैं। ठीक है, ये जीनोम जो हमारी जो GIP है, यानी कि जीनोम अनुक्रमणीय परियोजना जो है, इंडेक्स प्रोजेक्ट 2 है, इसमें 10,000 भारतीय जीनोम अनुक्रमित करने का लक्ष्य रखा गया। 20 राष्ट्रीय संस्थानों का संघ है और समन्वय सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च बेंगलुरु द्वारा ये चलाया जा रहा है। इसकी घोषणा 2020 में की गई थी। अगले आदर्श आचार संहिता 16 मार्च को चुनाव आयोग ने 18वीं लोकसभा के लिए 7 चरणों में संयुक्त रूप से चुनाव कराने की घोषणा की। आदर्श आचार संहिता को लागू कर दिया गया। आदर्श आचार संहिता भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का एक सेट है। ठीक है, और यह हम एक बार देखते हैं। हम पहुंच गए हैं, अब बहुत जल्दी ख़त्म होने की ओर हैं और आप लोग धैर्य रखिएगा। अप्रॉक्सीमेटली मेरे माइंड से काफ़ी पढ़ते जा रहे हैं लगातार और 4-5 पेज और रह गए, बस हो गया है। 16 मार्च को चुनाव आयोग ने 18वीं लोकसभा के लिए 7 चरणों में चुनाव कराने की घोषणा की और आदर्श आचार संहिता MCC लागू कर दिया। ठीक है, आदर्श आचार संहिता भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का एक सेट है जो बताता है कि चुनाव प्रचार और मतदान के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को कैसा आचरण करना चाहिए। तो ये आप देख लीजिएगा एक बार, चुनाव आचार संहिता के नियम से हैं। अब आगे चलते हैं। रोजगार रिपोर्ट, और ये श्रम मंत्रालय द्वारा जारी की गई है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट आप देख लीजिएगा। भारत में लगभग 90% श्रमिक अनौपचारिक रूप से कार्यरत हैं, 62% अकुशल हैं और 70% श्रमिकों में जो है निर्माण क्षेत्र के क्षेत्र में लगाए गए हैं। भारत में 2030 तक लगभग 40% प्रवासन दर की होने की उम्मीद है, जो कि शहरी आबादी 607 मिलियन तक पहुंच जाएगी हमारी।
अब आता है कच्चा थीबू द्वीप विवाद। कच्चा थीबू एक द्वीप विवाद हुआ है, उसके विषय में पढ़ते हैं जरा। कच्चा थीबू द्वीप जो है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा अपने भाषण में इस बात को उजागर करने के यह चर्चा में रहा कि 14वीं सदी में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बना एक द्वीप जो कि पाक जल संधि में स्थित एक निर्जन द्वीप है। यह 285 एकड़ में विस्तृत है। यह भारतीय तट से मात्र 33 किलोमीटर जो कि रामेश्वरम के उत्तर पूर्व और श्रीलंका के, एक बार देखते हैं, रामेश्वरम के उत्तर पूर्व और श्रीलंका के डेल्फेक द्वीप से 22 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। यहाँ सेंट एंथोनी चर्च है और 20वीं सदी में जो बनाया गया था। ठीक है। पृष्ठभूमि 12 में यह रामेश्वरम रामनाथ साम्राज्य में स्वामित्व में था और ये मद्रास प्रेसिडेंसी का बाद में हिस्सा बन गया और भारत श्रीलंका समझौते के तहत 1974 में भारत सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। वर्तमान में इस पर विवाद चल पड़ा है। 1976 में मछली पकड़ने के अपने अधिकार छोड़ दिए भारत ने और सर एंटोनी को मछुआरों का संरक्षक संत माना जाता है। इनका जन्म 1195 में लिस्बन में हुआ था। इंडिया AI मिशन, ध्यान रखना, AI के बारे में आजकल बहुत बड़ा चर्चा में रहता है। AI भारत में AI बनाना और AI को भारत के लिए काम करना इसका विजन है। नोडल मंत्रालय जो इसका AI का इसका नोडल मंत्रालय रहेगा इस मिशन का, वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। ठीक है। तो AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के द्वारा काम कराना और इसका बजट है 10,372 करोड़ रुपये व्यय करने की इसमें उम्मीद है। ठीक है। नवाचार को बढ़ाना है। इसका काम 10,000 से अधिक GPU या उससे अधिक सुपर कंप्यूटिंग क्षमता विकसित करने के हितधारकों के लिए उपलब्ध करना। AI को एक सेवा के रूप में पेश करने और AI इनोवेटर्स को पूर्व प्रशिक्षित मॉडल प्रदान करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है AI का। आगे SDG इंडिया इंडेक्स आ गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के विषय में है, नीति आयोग की रिपोर्ट है। इसमें देखते हैं यह चौथा संस्करण था। इसका आदर्श वाक्य था भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मदद से जारी किया है। पहला संस्करण 18 में जारी किया गया था और ये अब चौथा संस्करण है। ठीक है, 2-2 साल पर होता रहता है। इस संस्करण में लगभग 16 लक्ष्य और 113 संकेतक, ठीक है, लक्ष्य 17 में शामिल नहीं किया गया है। 16 लक्ष्य हैं और 113 संकेतक शामिल किए गए हैं। देश में कुल SDG स्कोर हमारा 71 है। 2021 में हमारा 66 था। उत्तराखंड और केरल का 79 के साथ टॉप पे चल रहे हैं और चंडीगढ़ 77 के साथ में UT के रूप में प्रथम स्थान पे है और बिहार 57 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पे और झारखंड 62 अंकों के साथ दूसरे निचले पायदान पे चल रहा है और केंद्र शासित प्रदेशों में लद्दाख 65 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर है। ठीक है, तो पहले स्थान पर कौन हो गया? टॉप में उत्तराखंड और केरल संयुक्त रूप से, और UT में चंडीगढ़, सबसे नीचे बिहार और झारखंड दोनों नीचे चल रहे हैं और प्रदेशों और UT में लद्दाख। चलिए एक बार देख लीजिएगा इसको। SDG 1 और SDG 2 इनके बारे में बताया गया। बिमस्टेक, अब बिमस्टेक देखते हैं एक बार। बिमस्टेक जो है अभी हाल ही में श्रीलंका में इसका सम्मेलन हुआ और वो भी 5वां शिखर सम्मेलन हुआ। बंगाल की खाड़ी के बहुउद्देशीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग की एक पहल है। ये इसका नाम बिमस्टेक रखा गया है, BIMSTEC। चार्टर हस्ताक्षर किए गए और इसे अपनाया गया। यह चार्टर बिमस्टेक के राज्यों और संगठनों को से पर्यवेक्षण और यहाँ तक के सदस्य बनने के लिए अनुरोध को स्वीकार करने की अनुमति देता है। बिमस्टेक जब बना था तो इसमें भैया कितने देश थे ये पूछा जाता है, तो भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, कुल मिला के 7 देश हैं इसमें। दिसंबर 97 में बना था, म्यांमार शामिल हुआ और 2004 में भूटान और नेपाल शामिल होने के बाद इसमें भूटान और नेपाल शामिल हुए थे एक साथ, तो इन दोनों को शामिल होने के बाद बिमस्टेक कहा जाता है। इसे बिमस्टेक कहा जाने का बाद में पहले कहते थे BISTEC, तो बिस्टेक कहते थे, फिर इसमें बिमस्टेक हो गया। ठीक है, म्यांमार शामिल होते ही ये चीज़ें बदल गई। बैंकॉक घोषणा के माध्यम से 6 जून 1997 को अस्तित्व में आया था। तो बिमस्टेक किसके घोषणा पे आया था? बैंकॉक घोषणा में। ठीक है, अनुमानित जनसंख्या ये बता रहे हैं कि 1.8 बिलियन हो जाएगी। GDP हमारी 4.5 ट्रिलियन हो जाएगी। बिमस्टेक सचिवालय ढाका में है और इसके महासचिव हैं इंद्रमणि पांडेय। याद रखना है आपको, इंद्रमणि पांडे। इजरायल और हमास में विवाद चल रहा है। 7 अक्टूबर को ऑपरेशन तूफान अल अक्सा के तहत हमास ने क्या किया? एक हमला किया था। किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन तूफान अल अक्सा। जबकि इजराइल करेगा तो आयरन स्वाडर्स के रूप में करेगा। ठीक है, 2 चीज़ें हैं। भारत ने ऑपरेशन अजय चलाया और इजराइल से भारतीय नागरिकों को निकाला है, ये आपको ध्यान रखना है। और अब इसमें कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो बहुत चर्चा में रहे? तो राफा क्रॉसिंग रहा, अल अक्सा मस्जिद रही, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और भी आएंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, ये देख लीजिएगा। आपको गाजा पट्टी, पूर्वी यरूशलेम, गोलन हाइट्स और सिनाई प्रायद्वीप। ठीक है, ये बहुत चर्चा में रहे और इनको इजराइल ने अपने नियंत्रण में कर लिया है।
सबसे पुरानी घटना आप देख सकते हैं यॉम किप्पुर का युद्ध 73 में, और इसके बाद में बहुत सारे सेनाई प्राप्ति और गोलन हाइट के विषय में मिस्र और सीरिया के बीच में इन्होंने लड़ाई छेड़ दी, और कैंप डेविड समझौता हुआ 78 में, और उसके बाद ओस्लो समझौता 93 में, और 26 अक्टूबर 94 को इजराइल और जॉर्डन की संधि हुई, और इंतफादा 87 से 90 तक पहला इंतफादा हुआ, और 2000 से लेकर 2005 तक दूसरा इंतफादा। इंतफादा का अर्थ होता है इजराइल के खिलाफ तीव्र फिलिस्तीनी विरोध, 2 बार विरोध हुआ। 6 दिसंबर 2017 को यूएसए ने औपचारिक रूप से इस यरूशलेम को कहा कि यरूशलेम जो है इजराइल की राजधानी होगी, और ये ऐसा कहा था यूएसए ने। कब? 6 दिसंबर 17 में। और इब्राहिम समझौता हुआ 2020 में, जिसमें यह इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच शांति समझौता है। चलिए आगे देखते हैं। राम मंदिर। राम मंदिर तो आपको पता ही होगा, बहुत पुरानी चर्चा में रहा है। मीर बाकी ने बनाई थी 1528 में। 1859 में इस स्थल को 2 अलग खंडों में विभाजित कर दिया गया, मुसलमानों के लिए अलग दे दिया और हिंदुओं के लिए अलग दे दिया, प्रांगण दे दिए गए। इसके बाद हम देखते हैं सन 1862 और 73 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने सबसे पहले अयोध्या में जाकर सर्वेक्षण किया। 62 से 63 में कनिंघम ने। 49 में सरकार ने विवादित संपत्ति घोषित कर दिया। 77 क्षेत्र में बीबी लाल ने इसमें खुदाई प्रारंभ की, है ना। और 6 दिसंबर 1992 में भीड़ द्वारा मस्जिद को गिरा दिया गया और हिंदू मुस्लिम के दंगे भड़क उठे। 16 दिसंबर 92 को केंद्र सरकार ने घटना की जांच के लिए लिब्रहान आयोग का गठन किया गया। उसके बाद 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की 3 जजों की खंडपीठ ने निर्णय सुनाया कि यह स्थल हिंदू और मुसलमानों के बीच साझा करने का एक फैसला है, दोनों को मतलब बंटवारा कर दिया जाए। 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मंदिर निर्माण की देखरेख के लिए एक जमीन ट्रस्ट सौंपा गया बनाने की घोषणा की, और अयोध्या में ही मुस्लिम भाइयों के लिए एक अलग से टुकड़ा या समूह दिया जाएगा, ऐसा घोषणा की गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया गया, जिसके सचिव बने थे चंपत राय और अध्यक्ष बने नृत्य गोपाल दास बनाए गए। 5 जजों की पीठ ने यह निर्णय सुनाया था कि ये ऐसे ऐसे बांटा जाएगा। तो ये जज कौन कौन थे? CJI रंजन गोगोई, जस्टिस SA बोबडे, DY चंद्रचूड़, अशोक भूषण जी और S अब्दुल नजीर जी। 5 अगस्त 2020 को मोदी जी ने इसकी आधारशिला रखी और 22 जनवरी को मंदिर का प्रतिष्ठापन हो गया। मंदिर की बात बताएं तो जो आज मंदिर बना हुआ है उसके विषय में ज़रा जानते हैं। तो हमारा राम मंदिर है, यह मुख्य रूप से नागर शैली में बना हुआ है। इसके वास्तुकार हैं चंद्रकांत B सोमपुरा, इनके 2 बेटे हैं निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। इन्होंने मिलकर डिजाइन किया है। लार्सन एंड टर्बो कंपनी ने निर्माण किया। टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर्स यानी TCEL प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी ने बनाया है। 5 मंडप हैं, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप। 3 मंजिला इमारत है, प्रत्येक मंजिल 20 फुट की है। 392 खंबे और 44 इसमें दरवाजे लगे हुए हैं। इसकी लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट है और ऊंचाई इसकी 161 फीट है। इसमें लगाने के लिए ना तो बनाने के लिए लोहा ना इस्पात कोई चीज़ नहीं लगाई गई है। गर्भगृह में भगवान श्री राम की 5 वर्ष की बाल रूप की बालक राम जो प्रतिमा है वो स्थापित की गई है। चारों कोने पर सूर्य देवी और भगवती देवी और गणेश भगवान और शिव भगवान को समर्पित 4 मंदिर बनाए जाएंगे। उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा और दाहिनी भुजा में हनुमान मंदिर बनाया जाएगा। प्रस्तावित है ये प्रस्तावित मंदिर में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठी, महर्षि अगस्त ऋषि, निषाद राज और माता सबरी और हमारी देवी अहिल्या, इनको समर्पित ये मूर्तियाँ कुछ बनाई जानी हैं। इसमें देख लीजिएगा भगवान राम की 3 मूर्तियों का निर्माण अरुण योगीराज, सत्यनारायण पांडे और गणेश भट्ट ने किया था। अरुण योगीराज द्वारा निर्मित 51 इंच की इस मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया है। चलिए आगे देखते हैं। अभी हाल ही में मैं एक बार देख लेता हूँ। अभी हाल ही में 100वें जन्म वर्ष जो हमारे कर्पूरी ठाकुर, अभी तो नोबेल पुरस्कार भारत रत्न पढ़ने जा रहे हैं। भारत रत्न 5 महान विभूतियों को दिया गया, जिसमें एक है भारत रत्न प्राप्तकर्ता कर्पूरी ठाकुर जी, लाल कृष्ण अडवाणी जी और PV नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन साहब और चौधरी चरण सिंह। 5 लोगों को मिला है, जिसमें सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर को उठा रहा हूँ। इनके बारे में पढ़ते हैं। ये इनकी 100 वर्ष पूरे होने पर, यानी 1924 में इनका जन्म हुआ था और 2024 में इनकी 100 वर्ष की जन्म संवर्धात हुई, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 24 जनवरी 1924 को इनका जन्म हुआ पितौजिया गाँव में और यह जाति के नाई थे, समस्तीपुर में बिहार में हुआ। 17 फरवरी 1988 को उनकी मृत्यु हो गई, निधन हो गया। जननायक के नाम से लोकप्रिय रहे, सामाजिक न्याय और प्रबल समर्थक व्यक्ति, सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार। 1952 में ताजपुर की विधानसभा से पहली बार जीते थे। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में रहे और 22 दिसंबर 70 से लेकर 71, 2 जून 71 तक, 24 जून 77 से लेकर 1 जून 79 तक जनता पार्टी के साथ और पहले सोशलिस्ट पार्टी। 77 में थोड़े समय के लिए सांसद भी रहे और इसके बाद बिहार के शिक्षा मंत्री के रूप में काम किया। अंग्रेजी शिक्षा को विशेष रूप से जो विषय था अनिवार्य रूप से हटा दिया, इन्होंने हटाया था। बिहार में पूर्ण शराबबंदी इन्होंने लागू की 70 में। और कर्पूरी ठाकुर का एक फॉर्मूला था, कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला। 1978 में उन्होंने 26% आरक्षण प्रदान किया, जिसमें से OBC को 12%, OBC के बीच में आर्थिक रूप से उनको 8%, महिलाओं को 3% और
ऊंची जनजाति के गरीबों के लिए 3% का आरक्षण की प्रावधान किया था। भारत रत्न आपको बताइए 2 जनवरी से 54 से दिया जाता है और विशेष पुरस्कारों की घोषणा इसमें 3 लोग दिया था, लेकिन इस बार रिकॉर्ड तोड़कर 5 लोगों को यह पुरस्कार दे दिया गया। यह किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा और उच्चतम स्तर को प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। सबसे पहले 1954 में 3 लोगों को दिया गया था, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी.वी. रमन साहब। इन 3 लोगों को ये दिया गया था। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न पाने वाले 49वें व्यक्ति बन गए हैं। दूसरे लाल कृष्ण अडवाणी जी हैं हमारे। लाल कृष्ण अडवाणी जी को 50 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इनका जन्म 8 नवंबर 27 को कराची में पाकिस्तान में हुआ था। 1942 में आरएसएस से जुड़े और 1980 में भाजपा के संस्थापक सदस्यों में ये शामिल किए हो गए। वे नेत्रा उपनाम एक नियमित सिनेमा कॉलम भी लिखते हैं और ये बेंगलुरु में गिरफ्तार कर लिए गए थे आपातकाल के दौरान। और इन्होंने 1979 में द पीपल वेट्रेड नामक पुस्तक लिखी 1979 में। आत्मकथा है इनकी माई कंट्री माई लाइफ। और इन्हें समर्थन इन्होंने राम मंदिर के लिए समर्थन पाने के लिए सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की रथ यात्रा की 25 सितंबर 1990 में। ठीक है, इस दौरान उन्होंने 22 अक्टूबर 1990 की रात को समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिए गए। 6 दिसंबर को रथ यात्रा फिर उन्होंने प्राप्त की। तो कई रथ यात्राएं उन्होंने की हैं। बाबरी मस्जिद के मामले में किया था उन्होंने। रथ यात्राओं को अब देख रहे हैं, जनादेश यात्रा, भारत सुरक्षा यात्रा, स्वर्ण जयंती रथ यात्रा और भारत उदय यात्रा। ठीक है, 1967 से लेकर 90 तक दिल्ली महानगर परिषद के अध्यक्ष रहे। 17वें जनसंघ सीट से राज्यसभा सीट के लिए भी चुने गए। अब आगे चलते हैं। 72वें जनसंघ के अध्यक्ष रहे, भाजपा के अध्यक्ष रहे। 86 में 70वें जनता पार्टी बनाई। उसके बाद केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री बन गए। 89 में पहली बार दिल्ली सीट से 9वीं लोकसभा में निर्वाचित हुए। 7 बार लोकसभा के और 1 बार नई दिल्ली से और 6 बार गांधीनगर से और 4 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। 2002 से 4 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में, यानी कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ उन्होंने काम किया। 98 से 4 तक देश के गृह मंत्री रहे और 1999 में भाजपा के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी रहे। 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे। चलिए, अभी जिंदा हैं, आगे चलते हैं। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को देखते हैं। अभी मिला है, सर्दी हो गई है मुझे, इसलिए सर्दी के बावजूद भी आपको पढ़ा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि आप लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जो आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आप ही हैं जो कि अच्छी खराब रीलों से बच करके आप अपना ध्यान पढ़ाई में लगा रहे हैं। बहुत बहुत ईश्वर से कामना करता हूं कि आप जल्दी सफल हों। 23 दिसंबर 1902 को मेरठ में इनका जन्म हुआ है और 51 में इन्हें भारत रत्न दिया गया है, 51 में। ठीक है, और पंडित गोविंद बल्लभ पंत सरकार में संसद सदस्य बने 46 में। 1907 में राष्ट्रीय क्रांति दल के नाम से अपनी पार्टी बनाई 1907 में, और इसका नाम बदलकर बाद में उन्होंने लोक दल कर दिया था। और 67 में ये देश के, और 70 में यूपी के 5वें मुख्यमंत्री बने, 67 में और फिर 70 में भारत के 30वें उप प्रधानमंत्री बने। और 1979 में ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री के पद पर भी सुशोभित रहे। वित्त और गृह मंत्री के रूप में कार्य भी किया। 20 अगस्त 1979 को इनकी मृत्यु हो गई और इनको किसान घाट पर इनके नाम से स्मारक बनाया गया है। इन्होंने कुछ किताब लिखी हैं, आप ध्यान रखिएगा। किसानों के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं। भूमि सुधार अधिनियम 1952 में उन्होंने पेश किया था। 23 दिसंबर को किसान दिवस इन्हीं की याद में, इनकी योगदान, किसानों को योगदान के रूप में मनाया जाता है। किताबें लिखी, भारत की आर्थिक नीति, गांधीवाद खाका, भारत की आर्थिक दुर्स्वप्न, कारण और उपचार, जमींदारी उन्मूलन, ऐसी बहुत सारी किताबें लिखी। अब आगे चलते हैं। हमारे अगले भारत रत्न विजेता आते हैं जो कि 52 में हैं। इनका नाम है पामुला पार्टी वेंकट नरसिम्हा राव, यानी पीवी नरसिम्हा राव के नाम से जाने जाते हैं। इनको 52 में भारत रत्न दिया गया है, आप देख ही रहे हैं। 71 में आंध्र प्रदेश के 4थे मुख्यमंत्री रहे थे। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी सरकार में यह गृह मंत्रालय का कार्यभार संभाला और बाद में राजीव गांधी की मृत्यु के बाद में यह संसाधन विकास और रक्षा मंत्री के रूप में कार्य करते रहे पहले, और मृत्यु के बाद में वह देश के 9वें प्रधानमंत्री बने 21 जून 1991 में। ठीक है, और कार्यकाल के दौरान, इन्हीं के कार्य के दौरान बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी। 2004 में इनकी मृत्यु हो गई 23 दिसंबर को। चलिए, ज्ञान भूमि में इन्हें दफनाया गया। इनकी कृतियाँ देख लेते हैं। इनकी कृतियाँ वेई पदागलू, हिंदी अनुवाद है शस्त्रफान, और द इनसाइडर इनकी आत्मकथा है। इन्होंने 1991 में राव सिंह सुधार लाए, एलपीजी सुधार जिसे कहते हैं। 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना इन्हीं के काल में हुई। और इन्हीं के काल में सबसे इंपॉर्टेंट 73वां और 74वां भारतीय संविधान संशोधन हुआ, पंचायती राज और ग्राम पंचायतों और नगर पंचायतों के विषय में लागू करने वाला 1992-93 में। चलिए आगे चलते हैं। भारत रत्न विजेता अगले हैं हमारे MS स्वामीनाथन जी। इनको 53वां, यानी कि हमारे अंतिम आज के हैं ये, और 53वां इन्हें मिला है। 7 अगस्त 25 को इनका जन्म हुआ और 28 सितंबर 23 में इनका निधन हो गया। ध्यान रखना है ये कितने साल जिए हैं, आप देख ही रहे होंगे, 98 वर्ष जिए हैं। 53 महीना मिला है। और सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है योग्य, सबसे ज़्यादा योग्य यही है इन सभी में। और इन्होंने हरित क्रांति के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। जरा एक बार देख लीजिएगा ये कब से कब तक क्या रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। 1961 से 72 तक भारतीय कृषि अनुसंधान के
निदेशक रहे। 72 से 79 तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रहे और इसके बाद 79 से 80 तक कृषि मंत्रालय के प्रधान सचिव रहे। 82 में चावल अनुसंधान जो हमारा कटक में है ना, उसके महानिदेशक रहे। 2004 में एक किसान आयोग के अध्यक्ष रहे। महायोग्य व्यक्तियों में से एक हैं। 7 से 13 तक राज्यसभा के सांसद के रूप में रहे। अब इन्हें पुरस्कार कितने मिले जरा देखिए तो एक बार। 71 में रेमन मैग्सेसे, 86 में अल्बर्ट आइंस्टीन विज्ञान पुरस्कार, 87 में खाद्य विज्ञान पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार, 94 में UNEP सासाकावा पर्यावरण पुरस्कार, 99 में यूनेस्को महात्मा गांधी स्वर्ण पदक और 2000 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट फॉर फ्रीडम मेडल के नाम से सम्मानित किए गए। और देखिए भारत सरकार ने भी इनको सम्मानित किया है, जैसे 61 में MS भटनागर पुरस्कार, 67 में पद्मश्री, 72 में पद्म भूषण, 89 में पद्म विभूषण, 99 में शांति निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार। और अब 2024 में इनको मिला है 2024 में भारत रत्न। सोचिए कितनी महान विभूति हैं, ऐसे व्यक्ति हैं। मुझे लग रहा सबसे ज़्यादा इनमें योग्य यही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 16वां वित्त आयोग बन गया है। 16वां वित्त आयोग जो कि 16वें वित्त आयोग के जो हेड बनेंगे, नए हेड घोषित कर दिए गए हैं। इनका नाम होगा अरविंद पनगड़िया साहब। ठीक है, आपको याद ही होगा कि अरविंद पनगड़िया जी हमारे नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं ये पहले। आगे देखते हैं हम इनके बारे में। और ये इनके जो सचिव बने हैं वो बने हैं सत्यक पांडे, सत्यक रंजनम पांडे। अजय नारायण झा इनके सदस्य बनेंगे। सोमकांत घोष, एनी जॉर्ज मैथ्यूज, ठीक है इनके, और मनोज पांडा जी इनके सदस्य रहे हैं इस आयोग के। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र और राज्य सरकार के बीच वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करना होता है और राज्यों और केंद्र के बीच पैसे का बंटवारे की सिफारिश करना होता है। संचित निधि के राज्यों की सहायता को अनुदान के नियंत्रित करने और उनके संबंधित सिद्धांतों की स्थापना करना इनका काम होता है। आप देख लीजिएगा एक बार। 16वां वित्त आयोग 5 साल की अवधि 2026-27 से 2030 से 31 तक के लिए चुना जाएगा, लेकिन 15वां भी चल रहा है। 2020-21 से लेकर 25-26 तक काम करेगा, बिल्कुल मत डरिएगा। ये 26-27 से ही लागू होगा। फिलहाल में अभी आपको इनके सिंह पढ़ने हैं, पर ये 26-27 से 30-31 तक, यानी 26, 27, 28, 29, 30 5 साल रहेंगे। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी इनकी अवधि। और रिपोर्ट जो हमारे NK सिंह जी हैं वो 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। उसके बाद ये काम करेंगे नए 16 वित्त आयोग के संयुक्त सचिव के 2 पद और आर्थिक सलाहकार का 1 पद भी इसमें नया जोड़ा गया है। विशेष राज्य श्रेणी का दर्जा मांगने के लिए बिहार सबसे आगे आ गया। एक बार आप देख लीजिएगा, बिहार सबसे आगे आकर के बिहार ने ये कहा है। देखो 7-8 मिनट के अंदर सब कुछ पढ़ने जा रहे हैं हम, 1 घंटे की ये वीडियो हो जाएगी। इसमें 50 से ज़्यादा खबरें पढ़ रहे हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। बिहार के झंझारपुर से सांसद रामप्रीत मंडल, इन्होंने क्या संसद में बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा की मांग उठा दी और ये 2023-24 बजट में केंद्र सरकार के वित्त आयोग का हवाला देते हुए भविष्य में बिहार आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठा रहे थे, जिसमें सरकार ने मना कर दिया है। ठीक है, 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर यह पेश किया गया था 1969 में कि विशेष राज्य की श्रेणी बनाई जाया करेगी। वर्तमान में विशेष राज्य की श्रेणियों की संख्या में 11 हमारे राज्य शामिल हैं, अभी आपको बता दूंगा। और इनकी पहचान क्या होती है? ये पहाड़ी इलाका व कठिन इलाके में रहते हो, कम जनसंख्या घनत्व, जनजाति आबादी बहुत ज़्यादा हो, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के समीप कुछ स्थितियाँ बन रही हो, आर्थिक ढांचा बहुत पिछड़ा हुआ हो और राज्य में वित्त और गैर व्यवहारिक कार्यों की प्रगति बहुत ज़्यादा डाउन चल रही हो, है ना। चलिए, विशेष लाभ 90% केंद्र सरकार इसमें, अगर ऐसा कोई हो जाता है राज्य तो उसको केंद्र सरकार 90% केंद्र वहन करती है उसके विकास के लिए, जो विभिन्न योजनाएं आती हैं उनके लिए। और पैसा लैप्स नहीं होता, ना खर्च किया जाता, अगले वित्तीय वर्ष में भी इसको स्थानांतरित या ट्रांसफ़र किया जाता है। राज्यों की महत्वपूर्ण रियायतें भी प्रदान की जाती हैं, कॉर्पोरेट टैक्स है, कस्टम ड्यूटी आदि छूट दी जाती है। ठीक है, केंद्र सरकार के बजट में 30% योजना। फिलहाल में 11 राज्य कौन कौन से, जरा एक बार देख लीजिएगा। 5-7 तुम्हारी बहन है, अरुणा, नागा, मणिया, मिजोआ, त्रिपुरा, मेघा, असमा। ठीक है, 7 तो ये हमारे वो हो गए। 8वां हमारा सिक्किम, 9वां उत्तराखंड, 10वां हिमाचल प्रदेश और 11वां तेलंगाना। 11 हो गए ना। चलिए आगे देखते हैं। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद विशेष राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया है ना। और 14वें वित्त आयोग के हकर हस्तांतरण के माध्यम से ऐसे राज्यों के संसाधन अंतर को 30% से बढ़ाकर 42% करने का सुझाव दिया गया। अब आर्थिक भारत में अपराध रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट ये NCRB की रिपोर्ट है और इसका राष्ट्रीय अपराध जो रिकॉर्ड ब्यूरो है उसकी रिपोर्ट है। 2022 के लिए भारत में अपराध रिपोर्ट जारी की गई है। प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध की दर 445 से घटकर 2022 में 422 हो गई थी। 445 से घटकर 422 हो गई थी। 22 की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इस दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4.45 लाख मामले दर्ज किए गए 22 में और प्रति लाख जनसंख्या पर लगभग 66.4 थी। चलिए, दिल्ली देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध
की दर में शीर्ष स्थान रखा है। प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या में सबसे आगे चल रहा है दिल्ली, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे आगे है और दिल्ली यूटी में सबसे आगे है। चलिए, एससी और एसटी के खिलाफ अपराध के मामले 3 प्रमुख राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश और तेलंगाना हैं। चलिए आगे देखते हैं। एनसीआरबी की स्थापना की गई थी 1986 में, आप देख लेना एक बार। अब आते हैं COP 28, महत्वपूर्ण घटना है। UNFCCC पार्टियों के सम्मेलन का 28वां सत्र सम्मेलन, और ये नवंबर में आयोजित किया गया है। आप देखिए एक बार COP 28 है ना। COP 28 आपको पता होगा कंट्री ऑफ पार्टीज के नाम से है, और इसमें 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर 2023 तक दुबई में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया। इसमें 4 स्तंभों पर बात हुई है मुख्य रूप से। पहला स्तंभ है एक उचित व्यवस्था, न्यायगत ऊर्जा और प्रवर्तन को तेजी से ट्रैक करना, पहला स्तंभ है, जिसमें आप देख ही रहे हैं 52 हस्ताक्षर किए गए चार्टर पर, और 2050 तक शुद्ध शून्य संचालन के लिए प्रतिबद्ध किए गए। दूसरा पॉइंट है इसका जलवायु वित्त को ठीक करना, ठीक है। आप एक बार देखिएगा दूसरा और तीसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है जलवायु वित्त को ठीक करना। तीसरा स्तंभ है लोगों के जीवन आजीविका पर ध्यान केंद्रित करना। और आगे देखिए चौथा स्तंभ क्या है। चौथा स्तंभ है हर चीज़ को निपुण समावेशी के साथ रेखांकित करना, जिससे युवाओं को जो हमारे जेंडर सिस्टम रिस्पॉन्सिव हैं उनको लिए मुख्य रूप से पार्टनरशिप के रूप में शामिल करना, ठीक है। COP 28 में नरेंद्र मोदी जी गए थे। अब COP जो 23 है उसका सम्मेलन भारत में आयोजित करने का उन्होंने प्रस्ताव भी दिया है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे जो हमारे जो देश वहाँ पहुँचे थे उनके मुखिया, जैसे कि स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन, मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप जेंसिटो न्यूसी और यूरोपियन संघ के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल के साथ में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के लिए वेब पोर्टल लॉन्च भी किया गया। अब भारत की एक सबसे बड़ी 2 योजना आने वाली हैं, PM जनमन योजना और हमारी है एक और जो कि विश्वकर्मा योजना। तो जनमन पढ़ते हैं पहले। प्रधानमंत्री ने जनजाति आदिवासी महान्याय अभियान 15 नवंबर 2023 को जनजाति गौरव दिवस शुरू करने पर ये शुरू की गई योजना है। 9 मंत्रालय और 11 मुख्य कारणों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसकी अवधि 2024 से लेकर 25-26 तक रहेगी। कुल व्यय इसमें होना है 24,104 करोड़ रुपए, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी कि PBTG की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करना। क्या देंगे उनको? ये पक्के मकानों का प्रावधान करेंगे, मोबाइल टावरों की स्थापना करेंगे, बहुउद्देशीय केंद्रों का निर्माण करेंगे, पाइप से जल आपूर्ति करेंगे, संपर्क सड़कें जोड़ेंगे, दवा के साथ मोबाइल मेडिकल इकाइयाँ स्थापित करेंगे, छात्रावासों का निर्माण करेंगे, व्यावसायिक शिक्षा कौशल को बढ़ावा देंगे और 3 किलोवाट सौर ऑफ ग्रिड प्रणाली का प्रावधान करेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ों पर बात की गई है। अब आगे चलते हैं वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023। 12 दिसंबर 1996 को इससे पहले वन उपयोग से गैर वन में परिवर्तन भूमि पर लागू नहीं था, ठीक है। अधिनियम के तहत छूट दी गई है। रेल लाइन और सार्वजनिक सड़क के किनारे वन भूमि होगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर 100 किलोमीटर के भीतर स्थित भूमि और चिड़ियाघर, सफारी, इको पार्क, सेल्वीकल्चर और आदि केंद्र पर निर्दिष्ट कोई अन्य उद्देश्य से भूमि, ठीक है, इन पर ये लेवल पर छूट दी गई है। चलिए आगे चलते हैं। बिहार में जातिगत आधार जनगणना हो गई है। बिहार में एक बार देख लेते हैं। ऑफिशियल सर्वे आया है इसका। बिहार में 2 अक्टूबर 2023 को जातिगत आधार जनगणना करवा दी। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार की जो कुल जनसंख्या 13.7 करोड़ है। आप एक बार और देखिएगा। सर्वेक्षण के अनुसार अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBC जो हैं हमारे, उनकी संख्या को बताया गया है 36.01% और पिछड़ा वर्ग में 27.12, SC में 19.65 और ST में 1.16 और सामान्य वर्ग के 15.52 हैं। यादवों की संख्या सबसे ज़्यादा बताई गई है, ठीक है। पूर्ण पैमाने पर जनगणना नहीं बल्कि एक सामाजिक सर्वेक्षण है। आर्टिकल 246 के तहत जनगणना संघ का विषय होता है, आपको ध्यान रखना है। आप इसको एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलते हैं। नारी शक्ति बंधन अधिनियम आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। 106वां संविधान संशोधन विधेयक 2023, जबकि यह 128वां संविधान संशोधन बिल था, जिसमें महिलाओं के लिए लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का अनिवार्य रूप से प्रदान करने का ये प्रावधान करता है। महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित पहले से ही हमारे जो पंचायती राज उसमें तो आरक्षित हैं, D में आरक्षण हैं 143 D में, लेकिन अभी हमारे यहाँ भी लागू हो गया है। सीटें चक्रानुक्रम के आधार पर आरक्षित की जाएंगी। आरक्षण 15 वर्षों के लिए प्रदान किया जाएगा। इसके बाद संसद में निर्मित विधि द्वारा इसे जारी रखा जा सकता है या हटाया जा सकता है। संशोधन क्या हुआ? नए आर्टिकल जोड़े गए 330A और 332A, ठीक है। 173 और 82 में संशोधन किया गया है। सिर्फ
जब वोटिंग कराई जा रही थी ना, तो 456 विधायक सांसद मौजूद थे, जिसमें से 2 AIMIM के सांसदों ने विरोध किया, बाकी 454 सांसदों ने हाँ की और वह नियम लागू हो गया। G20 घोषणा आ गई है। घोषणा में प्रावधान है कि अभी देखते हैं हम एक बार, रूस और यूक्रेन पर युद्ध पर कहा गया है कि सभी राज्यों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप कार्य करना चाहिए और क्रिप्टो एसेट्स नियामक ढांचे के लिए संयुक्त रोड मैप तैयार करना चाहिए। ठीक है, महिला सशक्तिकरण का कार्य समूह का निर्माण करना चाहिए। ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना 2030 तक 3 गुना नवीनीकरणीय ऊर्जा की क्षमता। G20 में पहली बार UNGA 75 और UNSC समझौता हुआ है। अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया और वैश्विक जैविक ईंधन गठबंधन पर बात हुई। आपको ध्यान पता ही होगा, यह G20 सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया और बहुत बड़ा एक मंडप, आपको मंडप बताना है कौन से मंडप में आयोजित किया गया था। PM विश्वकर्मा योजना आपके सामने अब आ रही है। 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पारंपरिक शिल्प और कौशल में लगे श्रमिकों के लिए और सहायता प्रदान करने के लिए नई दिल्ली में PM विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कर दी और नोडल एजेंसी बनाई गई है सूक्ष्म लघु और मध्यम ऊर्जा मंत्रालय। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है और बहुत जल्दी हम निकट खत्म करने की ओर चल रहे हैं। 2023-24 में वित्तीय वर्ष और 2027-28 तक जब तक प्रारंभिक इसका जो प्रारंभिक व्यय है इसका अब तक 13,000 करोड़ रुपये, इसमें 18 पारंपरिक क्षेत्रों पर काम किया जाएगा। इसके उद्देश्य है कौशल उन्नयन करना, टूल किट प्रोत्साहन करना, विपणन समर्थन करना, ऋण सहायता प्रदान करना, डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहित करना और PM विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और ID कार्ड तैयार करना। ठीक है, पात्रता न्यूनतम 18 वर्ष का होना चाहिए व्यक्ति। परिवार में एक ही सदस्य को दिया जाएगा पैसा और हजारों हाथों और औजारों से काम करने वाला कारीगर शिल्पकार को ये पैसा दिया जाना है। इसमें 5 लाख रुपए तक का प्रावधान है एक परिवार के लिए। 4,824 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया 24-25 के बजट में। चलिए देखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की भी स्थापना की गई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, मुझे नहीं लगता है। कंपनियों की श्रेणियाँ अभी हाल ही में महारत्न कंपनियाँ, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियों की घोषणा की गई, जिसमें सबसे ज़्यादा 13वीं महारत्न कंपनी के रूप में इंडियन ऑयल लिमिटेड को घोषित किया गया है और भारत में 21 नवरत्न कंपनियां हैं और 21वीं जो है मजगांव डॉक शिपयार्ड है। ठीक है, और 20 में आती IREDA थे। महारत्न कंपनियों के बारे में बता दूं आपको, जब महारत्न कंपनी घोषित किया था उसे नवरत्न का कंपनी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए और भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना चाहिए। 3 साल का औसत सालाना टर्नओवर 25,000 करोड़ होना चाहिए और 3 साल की औसत वार्षिक नेट बनने वाले मूल्य उनका 15,000 करोड़ होना चाहिए। कर पश्चात औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए और महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति होनी चाहिए, पूरे विश्व में फैली हुई हो। नवरत्न के आप मानदंड देख लीजिएगा। अब आते हैं MSP की ओर। सबसे पहले 1966 में केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया था। ये MSP बनाया गया था, आपको ध्यान रखना पता ही होगा। MSP केवल गन्ने के लिए, आपको पता है कि नहीं, गन्ने के लिए कौन सा मूल्य समर्थन मूल्य जारी किया जाता है, आप जरा एक बार बता दीजिएगा। फिलहाल मैं और 22 फसलों के लिए बता रहा हूँ MSP लागू होता है, केवल गन्ने के लिए कुछ और होता है। आप बताओ एक बार कमेंट करके, तब तो मानूँ कहाँ पढ़े हैं खूब। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा क्या क्या चीज़ें घोषित की गई हैं। भारत का नया संसद, बिल्कुल अंतिम खबरों की ओर चल रहे हैं हम लोग, 1-2 खबर रह गई है बस, धैर्य रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 मई 2023 को नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया। 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी गई थी और 23 में यह बनकर तैयार हो गया। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर 75 रुपये का सिक्का लॉन्च किया गया था। सेंट्रल विस्टर्स का नाम रखा गया पुनर्विकास योजना के तहत और इसके जो भैया आर्किटेक्ट हैं वो आपको याद रखना है, बिमल पटेल साहब हैं, इन्होंने डिजाइन तैयार किया है नए संसद भवन का और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने इसको बनाया है। इसका आकार त्रिकोणीय है, इसमें 6 द्वार हैं, गज द्वार, अश्वद्वार, साधु द्वार, हमसा द्वार, गरुड़ द्वार और मकर द्वार। ठीक है, आपको याद रखिएगा। राजस्थान से लाए गए ग्रेनाइट बलुआ पत्थर से बनाया गया है। संसद की छत पर एक राष्ट्रीय जो चिन्ह है, प्रतीक है, अशोक चक्र स्थापित किया, अशोक चक्र नहीं अशोक स्तंभ स्थापित किया गया, जिसका वजन 95 किलोग्राम है और 6.5 मीटर ऊंचा है। संसद भवन की लोकसभा में 888, राज्यसभा में 384, कुल मिलाकर 1272 सीटों की जगह स्थापित की गई है। संसद में नंदी के साथ पवित्र संगोल की स्थापना की गई है। नंदी का अर्थ होता है न्याय, संगोल का हिंदी में अर्थ होता है राजदंड, आपको ध्यान रखना है। चोल वंश के दौरान ये प्रयोग किया जाता था। संगोल सत्ता हस्तांतरण का पहचान चिन्ह रहा है। संगोल 5 फीट लंबा है ये राजदंड और शीर्ष पर नंदी और स्थापित है। चलिए, जो राज्यसभा और लोकसभा के चिन्ह भी पूछ लीजिए। लोकसभा को मोर पक्षी के आधार पर और राज्यसभा को कमल के फूल के आधार पर तैयार किया गया है और परिसर में बरगद लगाया गया है। अंतरिक्ष एजेंसी रिपोर्ट, आकलन रिपोर्ट आ गई है ISSAR के द्वारा, है ना। एक बार देखने, स्टोर सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन मैनेजमेंट IS4OM द्वारा संकलित 2 अप्रैल 2000 को इसरो द्वारा रिपोर्ट जारी की गई और इसी 31 दिसंबर 2023 तक 127 भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं। इनमें निजी ऑपरेटर, शैक्षणिक संस्थानों के उपग्रह भी शामिल किए गए हैं।
जो कि लो अर्थ ऑर्बिट यानी लियो में और नियो और जियो तीनों में कहीं ना कहीं स्थापित किए गए हैं, जिसमें लियो में 22 और जियो में 29 हैं। ठीक है, चंद्रयान ऑर्बिटर 2023 के अंत तक आपको मालूम चंद्रयान 2 ऑर्बिटर और आदित्य L1 और चंद्रयान 3 का प्रपल्सन मॉड्यूल अभी भी हमारा कर है, सक्रिय है, ये आपको पता ही होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग, अंतिम खबर है आज की, शायद मुझे लग रहा है, इसके बाद एक और होगी। श्रम, मत्स्य पालन और जलीय कृषि रिपोर्ट आ गई है, आप एक बार देख लीजिएगा इसको। मैं आपको बिल्कुल अंतिम वाली बताने जा रहा हूँ। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और चीन के बाद सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक बन गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट आ गई है 2023 की, 8वां संस्करण था इसका, जारी किया है केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत मंडपम नई दिल्ली में स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए थे। भारत मंडपम याद है आपको, G20 2023 सर्वेक्षण विषय था अवशिष्ट से धन, यानी वेस्ट टू हेल्थ, वेस्ट टू वेल्थ, ठीक है, वेस्ट टू वेल्थ, अवशिष्ट से धन। 23 में सर्वेक्षण का विषय था। जब 24 हुआ तो कम करें, पुनः उपयोग करें और रिसाइकल, यानी कि RRR, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रयोग में सूरत, इस रिपोर्ट में देखते हैं जरा, तो टॉप पे कौन चल रहा है? सूरत और इंदौर पहले स्थान पर चल रहे हैं। 6 वर्षों से लगातार इंदौर पहले स्थान पर था, तो इंदौर और सूरत, ठीक है, ध्यान रखना आपको, पहले स्थान पर सबसे स्वच्छ हैं। और तीसरा है नवी मुंबई महाराष्ट्र का। तीनों राज्य टॉप में। सबसे कम स्वच्छ में भैया सबसे गंदा शहर घोषित कर दिया है भैया, कोलकाता। अरुणाचल प्रदेश राज्य सबसे कम स्वच्छ, आसनसोल, और दूसरे नंबर पर मिजोरम, तीसरे नंबर पर हावड़ा। देखो कलकत्ता के ही तीनों शहर सबसे कम स्वच्छ हैं, सबसे गंदे भैया बंगाल के लोग हैं, सबसे कम स्वच्छ। और राजस्थान उसमें तीसरे नंबर पर नीचे से आ रहा है। आप देखते हैं 1 लाख से कम आबादी वाले महाराष्ट्र के सासवाड़ को यह है सबसे बड़ा पुरस्कार मिला 1 लाख से कम आबादी में। पाटन और लोनावाला दूसरे और तीसरे नंबर पर है। 1 लाख से कम आबादी के फास्टेस्ट मूवर सिटी के रूप में नौरोजाबाद मध्य प्रदेश का पहले नंबर पे, और 1 लाख से अधिक आबादी फास्टेस्ट मूवर सिटी में पणजी गोवा का सबसे पहले नंबर पर चल रहा है। वाराणसी भैया गंगानगर के रूप में, गंगा शहर सर्वश्रेष्ठ सबसे बढ़िया कौन सा? वाराणसी। दूसरा कौन सा? प्रयागराज। यूपी के दोनों, यूपी वाले हो गए ना साहब गंगा की वजह से। गंगा गंगा तेरा पानी अमृत युग युग बहता जाए। हालांकि गंगा तो बंगाल में भी बहती है, पर भैया वहाँ तक तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाती है। आप देखिए ना उसके आंकड़े कैसे आ गए। मध्य प्रदेश में महू छावनी को सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित किया गया है, ठीक है। और 88 गंगा किनारे के शहरों ने भाग लिया, 44 राजस्थानी निकायों ने भाग लिया, 68 छावनियों ने इसमें भी सर्वेक्षण में भाग लिया था। चलिए, स्वच्छ भारत मिशन 2024 के लिए एक गान गाया गया, उसका नाम है नया संकल्प है नया प्रकल्प है। और चंडीगढ़ भाग लेने वाले सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भाग लेने वाले शहरों में चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। इस प्रकार हमने एडिटोरिया के लगभग पेजों की संख्या 31 पेज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत जल्द आने वाली 5-7 वीडियो के अंदर वो छोटी ही होंगी, क्योंकि ये लॉन्ग वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी, इसमें 50 खबरों का समावेशन किया था। आपको सेशन कैसा लग रहा है? आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ, शाम को मिलूंगा। 50 करंट के क्वेश्चन होंगे, पहला विश्व में पहला और भारत में पहला, केवल ये क्वेश्चन प्रश्न उत्तर होंगे, 4 विकल्प दिए होंगे, आप लगा कर देखिएगा। 50 क्वेश्चन हम बहुत जल्द कर लेंगे, और 50 करके 4-5 वीडियो में सारा करंट के क्वेश्चनों को रिपीट, जो कि कुछ इसमें भी आए होंगे, और उनका समर्थन किया जाए। धन्यवाद। चल के साथ आगे मिलते हैं।